सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। द्रव्यगुण पर्याय विषय पर जो हमारी संगोष्ठी हो रही है आगामी 6 जनवरी से, उसमें 13 सत्र होंगे 5 दिनों में। 4 दिनों में 3-3 टाइम सत्र चलेंगे। आखिरी दिन एक सुबह का ही एक सिर्फ सत्र रहेगा। इन 13 सत्रों के जो विषय चुने गए हैं उन विषयों का मैं थोड़ा सा आपको परिचय कराना चाहता हूँ। उसके साथ में जिन वक्ताओं को हमने इसमें सम्मिलित किया है, अध्यक्ष और विशेषज्ञ के रूप में भी हमने जिन विद्वानों को सम्मिलित किया है, उनका मैं आपको थोड़ा सा नाम मात्र उल्लेख कर रहा हूँ। जैसे हमने जो पहले दिन का हमारा सत्र रहेगा 6 तारीख का पहला सत्र, उद्घाटन सत्र जिसे हम कह सकते हैं। उस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता हमारे डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ल साहब करेंगे और उसके साथ में आदरणीय वीर सागर जी, अभय कुमार जी, ये भी उस सत्र को संबोधित करेंगे। इस प्रकार से जो है ये सत्र पहला सत्र होगा, मैं भी उसमें बोलूंगा। दूसरा जो सत्र है हमारा, वहां से हम ये विषय का प्रारंभ करेंगे। इसमें जो हमारा पहला सत्र दोपहर का है वो है द्रव्यगुण पर्याय और विश्व व्यवस्था। आप देखना, इसमें वैसे तो विषय हमने बहुत सारे बनाए थे, लेकिन 4 वक्ताओं को ही हमको इसमें सम्मिलित करना था। इसलिए 4 वक्ताओं के विषय जो रखे हैं उसमें आप देखिए, द्रव्यगुण पर्याय का अर्थपना और अर्थ की द्रव्यगुण पर्याय मयता, जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी। उसमें हमने पदार्थ को ही आधार बना करके द्रव्यगुण पर्याय के स्वरूप पर चर्चा की थी। इस विषय पर एक हमारे नवीन शास्त्री विद्वान हैं पंडित अमन जी आरोन, बहुत अच्छा अभ्यासी है और वो इस विषय पर अपना वक्तव्य रखेंगे। इसमें जो आधारभूत गाथाएं होंगी वो होंगी प्रवचन सार की 87, 93, 99, 100, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र, ये सब उसमें आधार रहेंगे। दूसरा जो हमारा विषय है कि ये जो द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप है, इस पर हमको किसके आधार पर बात करना है, तो षट द्रव्य और पंचास्तिकाय, इनके आधार पर चर्चा करेंगे। और इसमें खास रूप से इनका वैज्ञानिक विवेचन किया जाएगा। माने 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय ये सिर्फ आगम का विषय नहीं है, इसको हम विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मचारी हेमचंद जी इस विषय पर अच्छा व्याख्यान करते हैं और भी विद्वान लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो अभी व्याख्यान करने वाले हैं एक डॉक्टर नितिन जी हैं भोपाल से, वो इस पर व्याख्यान करेंगे। ये मतलब वहाँ का जो केंद्रीय संस्कृत विद्यालय है ना, उसमें ये लेक्चरर है डॉक्टर नितिन जी। और अपने मनीष जी है ना, उनके साथ साले हैं और ब्रह्मचारी नितिन जी विदिशा के हैं वो। तीसरा विषय है द्रव्य क्षेत्र काल भाव और द्रव्य गुण पर्याय। माने द्रव्य गुण पर्याय जो विषय है, इसकी जो शाखाएं प्रशाखाएं फूटती हैं वो बहुत जगह फूटती हैं, बहुत जगह। माने सारे हमारे शासन के जो सिद्धांत हैं, एक प्रकार से सभी सिद्धांतों में ये द्रव्यगुण पर्याय व्याप्त है। इसलिए यहाँ पर जो है ना, हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को और द्रव्यगुण पर्याय इनकी परस्पर तुलना करने वाले हैं। आज मैं भी जो व्याख्यान आपको थोड़ा सा करूंगा वो
प्रवचन सार की 96 नंबर की गाथा है। वो 96 नंबर की गाथा में ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की गई है, तो उसकी हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा वक्ता होंगे वो हैं पंडित समर्थ जी विदिशा। ये समर्थ जी जो हैं अपने ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी के भतीजे हैं। इनके 2 भतीजे जयपुर में पढ़े हैं, शास्त्री किया है और बहुत अच्छे विद्वान तैयार हैं। समर्थ नाम है। चौथा विषय जो है वो विश्व व्यवस्था है ना, इसका विषय, तो इसलिए हमने इस द्रव्यगुण पर्याय को महासत्ता और अवांतर सत्ता, महासत्ता माने पूरे विश्व को विषय बनाने वाली जो है वो महासत्ता है, तो ये महासत्ता और अवांतर सत्ता के आलोक में द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप, इसको प्रस्तुत करेंगे अपने पंडित संजय जी दौसा। और यहाँ पर जो है प्रवचन सार में ये विषय आया है गाथा नंबर 97 में, 97 में, और पंचास्ती काय में भी ये विषय आया है और वो है गाथा नंबर 8 में। माने आप देखो, जैन दर्शन ईश्वरवादी दर्शन तो नहीं है, लेकिन जैन दर्शन ने एक ऐसा स्वरूप स्वीकार किया है जिस स्वरूप की अपेक्षा हम भी एक महासत्ता को स्वीकार करते हैं जो पूरे विश्व के स्तर पर है। वहां तो जो है वो कर्तृत्ववादी दर्शन है, तो वो पूरे ईश्वर को कर्ता मान करके वो पूरे विश्व का नियंता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम कहते हैं वो महासत्ता माने एक ऐसी सत्ता है जो पूरे, महासत्ता का मतलब क्या है, जैसे सत्य है, सत्य सब है क्या नहीं, सब द्रव्य सत्य है क्या नहीं, मैंने उनका अस्तित्व है क्या नहीं, द्रव्यों का, गुणों का, पर्यायों का, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का। और यदि हम कहें षटखंडागम की भाषा में तो गुण स्थानों का, मार्गणा स्थानों का, जीव समासों का, इनका सत्य है क्या नहीं। सत्प्ररूपणा नाम का उसका पहला वो है खंड, सत्प्ररूपणा षटखंडागम का। तो वो सत्प्ररूपणा जो है वो सत्य को विषय बनाता है। तो सत्य में कौन छूटता है, कौन सा ऐसा द्रव्य है जो छूट जाएगा, कौन सा ऐसा गुण है जो छूट जाएगा, कौन सी ऐसी पर्याय है जो छूट जाएगी, कौन सा ऐसा अविभागी प्रतिच्छेद है जो छूट जाएगा। माने कोई, इसके सत्य के दायरे में सब आते हैं, इसलिए सत्य को महा स्तर पर देखा जाए, महान स्तर पर देखा जाए तो इसका नाम महासत्ता है। और जो बाकी द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएं हैं, ये सब तो उसकी अवांतर सत्ता है। ये उसके भेद प्रभेद जब हम करते हैं, नयों में एक संग्रह नय माना गया है। संग्रह नय के भी 2 भेद हैं, एक शुद्ध संग्रह नय, एक अशुद्ध संग्रह नय। तो ये जो शुद्ध संग्रह नय है उसका विषय है महासत्ता। संग्रह माने सबका जिसने संग्रह कर लिया, सब, कोई नहीं छूटा, उसका महासत्ता जो है ये शुद्ध संग्रह नय का विषय है। और ये जो अवांतर सत्ताएं हैं ये अशुद्ध संग्रह नय का विषय है। अथवा इसको ऐसा कह देंगे कि जो शुद्ध संग्रह नय है उसमें जब हमने भेद किया, व्यवहार किया, संग्रह नय के बाद में व्यवहार नय आता है, तो उसमें जब हमने व्यवहार किया तो इसमें ये जो है सब अवांतर सत्ताएं उसके अंतर्गत आती हैं। सबके अपने अपने स्वरूप अलग हैं, इसलिए इसको मालूम क्या कहते हैं, अवांतर सत्ता को स्वरूप सत्ता भी कहते हैं। क्या बोला, अवांतर सत्ता को स्वरूप सत्ता भी कहते हैं। और महासत्ता को एक सादृश्य अस्तित्व के नाम से भी कहा जाता है। सादृश्य अस्तित्व माने इस सबकी समानता है, बस इतना ही महासत्ता का रोल है। सब समान है, सब द्रव्य बराबर के हैं, सब द्रव्यों में गुण बराबर हैं, सब द्रव्यों में पर्याय बराबर हैं, तो सब द्रव्य समान हैं, इस अपेक्षा से महासत्ता है। लेकिन सब द्रव्यों की, उनके गुणों की, उनके पर्यायों की, सबकी अपना अपना स्वरूप है। इस स्वरूप एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, किसी द्रव्य का स्वरूप एक दूसरे में मिक्स तो होता ही नहीं, लेकिन एक गुण का भी स्वरूप दूसरे गुण में मिक्स नहीं होता। इसलिए गुणों को निर्गुण कहा गया है। क्यों निर्गुण कहा गया है,
कि वो जो है ना दूसरे गुण में जो है उसमें दूसरे गुण नहीं होते, दूसरे गुण नहीं होते। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये सूत्र है तत्वार सूत्र का। तो गुण जो है ना वो अपने स्वरूप वाले हैं, इसलिए दूसरे स्वरूप वाले नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही जैसे एक गुण में निर्गुण कहा है ना, ऐसे ही आप द्रव्य को भी कह सकते हैं। द्रव्य भी जो है ना दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से अद्रव्य है। जैसे गुण को निर्गुण कहा गुण तो खुद तो गुण बन के बैठा है और खुद कह रहे हैं मैं तो निर्गुण हूं। निर्गुण माने मेरे में कोई गुण नहीं है। ऐसे ही मेरे द्रव्य में कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, इसलिए मैं अद्रव्य हूं। मेरी एक समयवर्ती पर्याय में कोई दूसरी पर्याय नहीं है, वो अपने स्वरूप को लिए हुए है। तो वो जो है ना उसको भी अपर्याय कह दो। जैसे गुण को निर्गुण कहा है, द्रव्य को अद्रव्य, इस अपेक्षा से नास्तित्व धर्म होता है ना। तो प्रत्येक अस्तित्व जो वान जो चीज होती है वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसका सत होता है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसका असत होता है। तो जो ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य भी असत है किस अपेक्षा से, दूसरे द्रव्य की अपेक्षा, दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा। ऐसे गुण भी असत हैं दूसरे गुणों की अपेक्षा, पर्याय भी असत हैं दूसरी पर्यायों की अपेक्षा। तो ऐसा जो है इसमें इसका जो नाम दिया है सादृश्य अस्तित्व और स्वरूपास्तित्व, ऐसा नाम दिया है। इस प्रवचन सार का नाम है। यहाँ पर अपना तत्वार सूत्र की शैली में कहें अथवा पंचास्ती काय में शायद इसके नाम जो है महासत्ता और अवान्तर सत्ता, ऐसा नाम। संग्रह नहीं की अपेक्षा से कहें तो शुद्ध संग्रह और ये अशुद्ध संग्रह, ऐसे नाम दिए गए। तो ये जो है ये सब विषय पर चर्चा हमारा पहले दिन का दोपहर का जो सत्र होगा उसमें ये होगी बात। इस सत्र के अध्यक्ष रहेंगे हमारे मनीष जी मेरठ, अध्यक्ष हैं। और विशेषज्ञ होंगे एक प्रकाश जी छाबड़ा आए थे ना अपने, प्रकाश जी छाबड़ा जो हैं इसके विशेषज्ञ रहेंगे। तो ये दोपहर के सत्र में ये हमारे विद्वान हैं। कौन? प्रकाश छाबड़ा आए थे ना अपने, वहां पर व्याख्यान हुए थे उनके, इंदौर वाले। अब ये बीच बीच में गायब हो जाती है ना, इनको पता नहीं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसी दिन 6 तारीख का जो रात्रि का सत्र होगा, वो रात्रि का सत्र होगा। पहले दोपहर में हो गया द्रव्य गुण पर्याय की सामान्य चर्चा, विश्व व्यवस्था की चर्चा। अब रात्रि में कौन सा सत्र होना चाहिए बताओ? खेलना हमको द्रव्य गुण पर्याय पे ही है तो रात्रि का जो सत्र है वो है द्रव्य के स्वरूप पर। मैंने अब हम एक एक द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, इस पर विचार करेंगे। तो द्रव्य के स्वरूप पर रात्रि में चर्चा होगी। इसके अध्यक्ष रहेंगे पंडित ब्रह्मचारी हेमचंद जी और विशेषज्ञ होंगे हमारे जेपी दोषी साहब जो यहाँ पर विराजमान है। तो जेपी दोषी जी साहब जो हैं इसके विशेषज्ञ रहेंगे। आपको ध्यान भी दिला रहा हूँ भाई साहब दोषी जी, मतलब भूल ना जाओ आप ठीक है, आपके प्रवचन का इंतजार कर रहा हूं मैं। अब देखिए इसमें जो है 4 वक्ता इसमें भी हैं। 4 वक्ता जो हैं, पहला जो विषय प्रस्तुत करेंगे द्रव्य की व्युत्पत्ति एवं द्रव्य का सामान्य स्वरूप। द्रव्य की व्युत्पत्ति क्या चीज होती है? व्युत्पत्ति क्या चीज होती है? व्युत्पत्ति कहते हैं जो द्रव्य शब्द है ना, द्रव्य शब्द है वो कहां से निर्मित हुआ, वो कैसे, वो कहां से बना, क्या है उसकी मूल धातु, क्या है, कैसे बना। तो इसके लिए जैसे हम एक संस्कृत में इसको व्युत्पत्ति परक अर्थ करते हैं, तो जैसे द्रव्य है ना, तो द्रव्य की व्युत्पत्ति परक अर्थ है, तुम लोग तो संस्कृत वाले हो, द्रवती इति द्रव्यम। क्या बोला? देखना द्रव्य की व्याख्या कल मैंने जो है ना नेट पर द्रव्य शब्द का दे करके मैंने उसको खोला। मैंने पूछा भैया, नेट से पूछा, गूगल से पूछा द्रव्य किसे कहते हैं, तो उसने मालूम जो ये लोक में जो धातुएं है ना, धातुएं 107-8 प्रकार की, बोले इनको द्रव्य कहते हैं ठीक है, वो लौकिक विवक्षा में ये धातुएं हैं, मैंने ये अपने स्वरूप को लिए हुए, मैंने इनका केमिकल फार्मूला है।
जैसे हम द्रव्य का जो गुण है ना, विशिष्ट गुण होते हैं द्रव्य में, तो बहुत, मैं तो ये कहता हूं उसकी व्याख्या में लौकिक में जो हमारा द्रव्य का स्वरूप है, और मालूम एक दूसरा चैप्टर ये बच्चों के कोर्स में है, शायद 11वीं के कोर्स में है, उस चैप्टर का नाम मालूम क्या है? उस चैप्टर का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य का एक स्वरूप वाला चैप्टर है, उसमें तो द्रव्य के गुण बताए जाते हैं, उनके केमिकल फार्मूले हैं, और ऐसा कहा गया है कि अभी तक जो है 107-8 प्रकार के जो है ना वो द्रव्य खोजे गए हैं, लेकिन और भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि और द्रव्य नहीं मिल सकते। हमारे तो सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं, उन्होंने तो कह दिया भैया 6 ही हैं। 6 ही हैं, वरना तो 5 होंगे और ना 7 होंगे, क्योंकि सर्वज्ञ प्रणीत है मामला। यहाँ पर सर्वज्ञ प्रणीत मामला नहीं है, इसलिए उनको तो जो अभी तक खोजे गए वो ऐसा बता दी। तो ये धातुओं को द्रव्य कहा जाता है, और इनके संयोग से जो है ना ये और बहुत सारी जो चीजें हैं निर्मित हो रही हैं, ये सब ये जो है ना धातुएं नहीं है, ये धातुओं के मिश्रण से निर्मित है चीजें। अपना पानी है, पानी, वो पानी कोई द्रव्य नहीं है, पानी द्रव्य नहीं है, वो एक मिश्रण है। ऑक्सीजन एक द्रव्य है, हाइड्रोजन एक द्रव्य है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से ये पानी बना है। ऐसे ही मालूम है ये यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर संयोगी द्रव्य की खूब चर्चा है। हमारे यहाँ पर कम चर्चा नहीं है संयोगी, ये गुण स्थान, मारणा स्थान, जीव समास, ये सब संयोगी द्रव्य की व्याख्याएं हैं। और मैं ये कहता हूं जो समय सार तत्वार्थ सूत्र में वर्णित जो 7 तत्व और 9 पदार्थ हैं, ये भी संयोगी द्रव्य हैं, ये संयोगी पदार्थ हैं। जीव किसे कहते हैं? बोले ये एकेंद्री को जीव कहते हैं। ये एकेंद्री जीव है, ये मूल धातु नहीं है, जीव नहीं है वो शरीर और जीव का मिश्रण है। पुद्गल जो है, हम इसको पुद्गल कहते हैं, ये पुद्गल परमाणु नहीं है, ये समान जाति द्रव्य पर्याय कह करके ये मिश्रण है। ऐसे ही समय सार ने पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनको भी संयोगी अवस्था बताया। कैसे बताया मल? उसमें लिखा है टीका में, 13वीं गाथा की टीका में लिखा है, विकार्य विकार को भयम पुण्यम पापम च। क्या बोला? पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य तत्व क्या है? पुण्य तत्व क्या है? पुण्य पदार्थ क्या है? तो वो ये कहते हैं, एक इसमें पुण्य में 2 चीजें, एक तो है पुण्य होने योग्य, पुण्य रूप होने योग्य, और दूसरा है पुण्य को करने वाला। एक विकार्य, ये जीव का परिणाम है, और विकारक ये पुण्य जो है, जो पुण्य कर्म का उदय है, जो जैसे ये घातिया कर्म में हम देखें तो मोहिनी कर्म का जो मंद उदय है, ये पुण्य में निमित्त बनता है, मंद उदय। और जो उसका तीव्र उदय है मोहिनी का, वो पाप में निमित्त बनता है। इसलिए जो है ये विकार्य विकार को भयम पुण्यम पापम च, ऐसा लिखा। एक अकेला जीव का भाव वो पुण्य नहीं है, पुण्य पदार्थ नहीं है। पूरा पुण्य, जो पूरा पुण्य पदार्थ है, वो 2 चीजों से मिश्रित बना है। इतना ही नहीं, आश्रव में, संवर में, निर्जरा में, बंध में, मोक्ष में, सब जगह ऐसी ही बात है। जैसे इनने तो व्याख्या कर दी है 13वीं गाथा की टीका में, अमृत चंद्राचार्य, उनने लिखा आश्रव क्या है? बोले आश्रव में भी 2 है। कौन है 2 बताओ? एक द्रव्याश्रव, एक भावाश्रव। ये 2 आश्रव के भेद है ना, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। तो आश्रव जो बनेगा वो दोनों को मिलकर के बनेगा ना, कि अकेला द्रव्य भावाश्रव आश्रव बन जाएगा, या अकेला द्रव्याश्रव आश्रव बन जाएगा। अमृत चंद्राचार्य की भाषा मालूम क्या है? वो ये कहते हैं आश्राव्य आश्रावको भयम, आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रव। क्या मतलब? कि आश्राव्य कहते हैं भावाश्रव को, वो आश्रव रूप परिणमित हुआ है आत्मा, और उसको, उसमें निमित्त कौन हुआ है? तो बोले द्रव्याश्रव उसमें निमित्त हुआ। इसलिए आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रव। संवार्य संवार को भयम संवर। संवर अकेले जीव के परिणाम का नाम नहीं है,
जीव के परिणाम का नाम भाव संवर है। आप अकेला संवर नहीं कह सकते, भाव संवर है। और जो कर्म का उपशमादि है वो द्रव्य संवर है। कर्म के उपशमादि हैं वो द्रव्य संवर है। और संवर जो है संवार्य भाव संवर, संवारक द्रव्य संवर, उभयम संवर, और जो दोनों मिलकर के हैं वो संवर है। निर्जर्य निर्जर को भयम निर्जरा, निर्जरा रूप होने योग्य और निर्जरा को करने वाला माने यहाँ निमित्त को करने वाला कहा गया है। क प्रत्यय लगाए, निर्जरक निर्जरा को करने वाला। बंध्य बंध को भयम बंध माने एक तो बंध रूप होने योग्य जीव का भाव बंध परिणाम, और बंधक कहा गया वो द्रव्य बंध। आपने भाव बंध का परिणाम किया, द्रव्य बंध ने तुमको बांध लिया, बंधक। तुमने किया परिणाम, उसने तुमको तुरंत बांधा, तो वो बंधक, उसकी हथकड़ियां तैयार है। तो ये द्रव्य बंध जो है वो बंधक है। इसके बाद में किसका नंबर है? अब क्या बचा? मोक्ष बचा। तो मोक्ष के लिए कहा मोच, मोचको भयम मोक्ष। मोक्ष रूप होने योग्य जीव है, जीव का परिणाम है, और मोक्ष को करने वाला माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित तो हो गया जीव, तो वो जो है वो रहित हुआ, वो मोक्षक है। और जीव जो है उसको मोक्ष होता है, कर्मों से मुक्ति मिलती है तो जीव को मोक्ष होता है। तो ये भाव मोक्ष है उधर। तो ऐसी ये जो है ना, मैं ये कह रहा हूं, ये भी ये संयोगी अवस्थाएं। 6 द्रव्यों का जो निरूपण है, जो द्रव्यों का निरूपण है वो प्योर है। 5 अस्थिकायों का जो निरूपण है वो प्योर है। 7 तत्वों का और ये 9 पदार्थों का जो निरूपण है वो प्योर नहीं है, ये संयोगी अवस्थाएं। इसीलिए तो समय सार ने कहा कि 9 तत्व गतत्वेति यदेकत्वम न। मैं तो 9 तत्वों में से छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाता। 9 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति है ना, वो है मूल वस्तु। ये 9 तत्व जो है ये संयोगी हैं, इनसे भिन्न है आत्मा। 9 तत्वों से भिन्न है आत्मा, ऐसा जो है वो बहुत सुंदर विवेचन है। तो एक ये जो है ना द्रव्य की, मैं तो ये बोला था आपको, प्रश्न अपना यहां से खड़ा हुआ था, द्रव्य की व्युत्पत्ति क्या? तो मालूम द्रव्य की व्युत्पत्ति कितनी प्यारी है। द्रवती इति द्रव्य, जो द्रवे, देखो वो जो द्रव्य है ना उनका, उसकी 3 अवस्थाएं मानी गई। लौकिक में जो द्रव्य है ना उसकी 3 अवस्थाएं मानी गई। बोलो सुरेश, कौन कौन सी 3? एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसी। क्या बोलते हैं उसको? नहीं सॉलिड, हाँ मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ ना। सॉलिड है, लिक्विड है और फिर गैस। तो ये जो है ना 3 अवस्थाएं द्रव्य की मानी है। हमारे यहाँ पर 3 अवस्थाएं कौन सी है? द्रव्य गुण पर्याय, बहुत अच्छा। द्रव्य सॉलिड है, गुण लिक्विड है, और पर्याय जो है ना वो उड़ जाती हैं। पर्याय जो है ना वो नष्ट हो जाती है। तो अब जो भी है जैसा भी समझ लो, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये जो है द्रव्य को भी, ये बहुत अच्छा कहा आपने, द्रव्य को भी एक अवस्था माना है। मालूम आप, द्रव्य को भी एक अवस्था माना है। और ये बात, ये प्रवचन सार में ही कहीं पर ये शब्द प्रयोग है। द्रव्य भी एक उसकी अवस्था है, जैसे द्रव्य है, द्रव्य को अवस्था माना है। द्रव्य अवस्था, कल बताया था ना मैंने, ध्रुव जो है एक समय का ध्रुव, त्रिकाल ध्रुव वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना ये भी एक अवस्था है। द्रव्य को भी एक अवस्था माना है। उत्पाद भी एक अवस्था है, व्यय भी एक अवस्था है, द्रव्य भी। तो ये देखना, ये द्रव्य गुण पर्याय के जो सूत्र है, मैं ये कह रहा था आपको, द्रव्य गुण पर्याय के सूत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जा रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय के सूत्र उत्पाद व्यय द्रव्य में भी जा रहे हैं। तो ये द्रव्य गुण पर्याय का जो विषय है ये बड़ा व्यापक विषय है। तो ये द्रव्य की व्युत्पत्ति जो है ना, मालूम द्रव्य की उत्पत्ति कहां से आई? कहां से आई बताओ? द्रव्यत्व गुण में से आई। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं?
जिस शक्ति के कारण द्रव्य का परिणमन निरंतर होता रहे, अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे। ये जो बदलने वाला है, द्रवति इति द्रव्यम, परिणमति इति द्रव्यम, ये जो गुण है ये द्रव्यत्व गुण है, और ये उसकी लिक्विडिटी है, जो अपन लिक्विडिटी कह रहे हैं ना, तो ये परिणमन कर रहा है। वो एक समय, नदी का पानी एक समय में स्थिर नहीं रहता, एक समय भी स्थिर नहीं रहता है, वो जो है बिल्कुल निरंतर बहता रहता है। बहे सो नदी, उसका नाम नदी है। जो स्थिर हो जाए पानी, उसका नाम नदी नहीं है, उसका नाम तो तालाब है, कुआं है, कुआं, कूप मंडूक। नदी तो उसका ही नाम है जो बहे, ऐसी द्रव्य तो उसका नाम है जो बहे, द्रवे, द्रवती इति द्रव्यम, ऐसी ये व्युत्पत्ति है बहुत प्यारी उसकी। और फिर द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य के स्वरूप के लिए एक इसमें बहुत अच्छी परिभाषा दी है प्रवचन सार। तत्वार सूत्र की तो परिभाषा, तत्वार सूत्र की परिभाषा यहां से निकली है, प्रवचन सार में से निकली है तत्वार सूत्र की परिभाषा। देखो तत्वार सूत्र की 3 परिभाषाएं, गुण पर्यायवत द्रव्यम, सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद्य ध्रुव युक्तम सत्। लो मैं तुमको तीनों परिभाषाएं एक गाथा में बता रहा हूं। 95 नंबर की गाथा है प्रवचन सार। अपरिचत सहावेनुपादव्यय ध्रुवत् संबद्धम गुणवं च सपज्जायं जम तम दव्वं तिवोचन्ति। क्या कह रहे? अपरिचत सहावे, इसका नाम है सत द्रव्य लक्षणम, जो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा यद्यपि तत्वार सूत्र में इस भाषा में नहीं आ रही है, उसमें तो सद्द्रव्य लक्षणम की बात है। सद्द्रव्य लक्षणम का भी तो यही अर्थ है ना। बोलो हम क्या सद्द्रव्य का किसे कहते हैं, सत किसे कहते हैं? अस्तित्व का नाम सत है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति का कभी, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ये जो अस्तित्व है यही सत है, और यही अपरिचत सहाव है, माने वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, ये है उसका अर्थ, ये सद्द्रव्य लक्षण। दूसरा, उत्पादव्यय ध्रुवत्व संबद्धम, उत्पादव्यय ध्रुव से युक्त है। गुणवम च सपज्जायम, गुण पर्यायवत द्रव्यम जम तम दव्वत्ति उच्चन्ति। एक गाथा की 3 सूत्र बनाए सूत्रकार ने, और कुंद कुंद भगवान ने एक गाथा दी, और ये गाथा को इन्होंने दूसरी भाषा में, इसी गाथा को 96 गाथा में फिर से इन्होंने प्रस्तुत किया, थोड़ा सा उसका भाषा बदल करके। देखो उसमें क्या लिखा, इसमें वो सद्द्रव्य लक्षण आ रहा है, सद्भावो ही सहावो, उस स्वभाव का था ना अपरिचत सहावे। तो यहां पर पूछा स्वभाव क्या है, स्वभाव क्या है द्रव्यों का, तो कह रहे हैं सद्भाव ही स्वभाव है। स्वभाव क्या है, तो बोले सत, सद्भाव माने सत रूप रहना, इसका नाम है सद्भाव। और स्वभाव क्या है बताओ? स्व का जो भाव, उसका नाम स्वभाव, और सद्भाव किसे कहते हैं? सतरूप रहना, इसका नाम सद्भाव। तो अब दोनों को जोड़ो, सद्भाव को और स्वभाव को, तो वो ये जोड़ करके कह रहे हैं कुंद कुंद सद्भावो ही सहाव। सद्भाव ही स्वभाव है। कैसा है स्वभाव? बोले गुणे ही सग पज्जये ही चित्ते ही, अनेक प्रकार के, विचित्र प्रकार के, अनेक प्रकार के गुणों रूप होना और पर्याय रूप होना, ये है गुण पर्याय वत द्रव्यम। और दव्वस्य सव काल, ये कह रहे हैं ये जो हम लक्षण बता रहे हैं ना, सद्द्रव्य लक्षणम या उत्पाद्य ध्रुव युक्तम सत या गुण पर्याय वत द्रव्यम, ये द्रव्य के सव कालम सहावम, ये सर्वकाल ये इनका लक्षण है। माने ये जो है ना, ये लक्षण ऐसे नहीं है कि कभी घटित होंगे और कभी नहीं होंगे। दव्वस्य सब काल, द्रव्य के सब काल में ये लक्षण है। क्या है और क्या छूट गया? उपादव्यय ध्रुवत्ति, इसलिए 95 और 96 ये दोनों गाथाओं का जो है बहुत अच्छा जोड़ा है। लेकिन अमृत चंद्राचार्य ने 95 गाथा की टीका अलग लिखी है
और 96 गाथा की टीका अलग है। 95 गाथा की जो टीका है उसमें तो उन्होंने गुणों, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की, उत्पाद्य द्रव्य की भी चर्चा करी, गुण पर्याय व द्रव्यम की चर्चा करी, लेकिन वहां पर उन्होंने ये सत की चर्चा नहीं करी। क्यों? क्योंकि वहां तो अपरिचत्त सहावे ने कहा था ना, और यहां पर उन्होंने कहा सब भावो ही सहाव, सद्भाव ही स्वभाव है। तो यहां जब सत की चर्चा करी तो यहां आचार्य ने, अमृतचंद्राचार्य ने टीका में इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा, कि हर एक वस्तु जो है, जो द्रव्य है या जो सत है, वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव को इन्होंने सत से जोड़ा, और ये सब जगह जोड़ा गया। ऐसे ही सब जगह न्याय ग्रंथों में देखो, जहां जहां अस्थि नास्ति की चर्चा आई है, वहां वहां अस्थि नास्ति में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति। तुम्हारे जो नए चक्र है ना, उसमें एक अस्तित्व नय है, नास्तित्व नय है, अस्तित्व नास्तित्व नय है ना, वहां भी उन्होंने बल्कि सप्तभंगी लगाई है। वहां तो उन्होंने 7 बार 7 सप्तभंगी है ना, 7 बार वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व, इस बात की चर्चा करें। तो ये जो है इस प्रकार का ये विषय है, बहुत बढ़िया विषय है। ये मालूम कौन लेने वाले हैं? ये लेने वाले हैं हमारे अपने जयपुर में अभी शास्त्री तृतीय वर्ष का विद्यार्थी है, लेकिन इतना जोरदार विद्वान है, इतना जोरदार विद्वान है। अभी शाम को हमारी जो समय सार की गोष्ठी चलती है, तो इसको एक काम जो है वो, उसके पास में क्या काम है मालूम? कि हम जो घंटे भर चर्चा करते हैं वो 5 मिनट में सबका उपसंहार करता है। और मजाल है कि कोई बिंदु जो बताने लायक है और वो छूट जाए, जो बताने लायक है वो छूट जाए, और मजाल है कि जिसकी चर्चा नहीं की हो और वो अपनी तरफ से जोड़ दे दे। माने बहुत इतना शार्प है, बहुत शार्प। उसका नाम है पवित्र, नाम भी बढ़िया है। पवित्र जी आगरा के हैं ये विद्वान। दूसरा विषय है ये अपनी कवरात्रि की चर्चा में, द्रव्य के विभिन्न लक्षण और उनका समन्वय। द्रव्य के विभिन्न लक्षण माने ये जो द्रव्य की परिभाषाएं जब हम अपने आगम में खोजते हैं ना, तो दसियों परिभाषाएं मिलती हैं द्रव्य की। ये अकेली परिभाषा नहीं है जो तुमने याद कर रखी है। नहीं नहीं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हमारा काम तो एक परिभाषा से चल रहा है। अब कोई दूसरा हम बोले ना साहब, गुणों के समूह को द्रव्य नहीं कहते, गुण पर्याय व द्रव्य में, नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं मालूम। मैं ये कह रहा हूं, मैं कहा कह रहा बाबा, कुंद कुंद आचार्य ने अभी बताई, उमा स्वामी ने गुण पर्याय व द्रव्यम बताया। बोले नहीं साहब, हमारी किताब में तो यही लिखा है। तुम्हारी किताब कौन सी है बताना? बोले वो प्राइमरी की है ना, बाल बोध, वही प्राइमरी की। जैन सिद्धांत प्रवेश का भी नहीं है वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का है। तो अब जो है माने ये जो समय सार है या तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र जो है ना मालूम, अपने यहाँ भी पढ़ाया जाता है और वहां हमारे जयपुर में भी पढ़ाया जाता है। और उसके बाद में जो पीएचडी करते हैं ना, उनको भी तत्वार सूत्र पे 20 पीएचडी हुई है। 20 हमारे ये आलोक जी बैठे हैं यहाँ पर, इनने ये भी तत्वार सूत्र पर एक पीएचडी लिख करके बैठे हैं। उनका जो टाइम बाहर हो गया था तो वहां से तो उनकी हो नहीं पाई, तो अब ये लिख करके बैठे हैं, अब ट्राई कर रहे हैं, कहीं इनने बात भी कर ली। तो ये जो है ना द्रव्य की 10 परिभाषा, मैं 10 कम बोल रहा हूँ, 10 कम बोल रहा हूँ। मैंने अपने पीएचडी में आज मैं एक चैप्टर लाया नहीं द्रव्य वाला, नहीं तो उसमें हमने सारी परिभाषाओं को सामने रखा है। आप मेरे को तो छोड़ दो, हमारी पीएचडी आप जैन सिद्धांत कोश उठा करके दे, आपको उसमें मिल जाएंगी 10 परिभाषाएं। तो ये जो परिभाषा है ना, अनेक लक्षण,
और उनका समन्वय। अब जब इतनी परिभाषाएं हैं तो अब इसका समन्वय करना पड़ेगा ना। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुण पर्यायवत् द्रव्यम, इसका समन्वय करो। हम ये नहीं कह रहे आपकी परिभाषा गलत है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन तुम हमारी परिभाषा को गलत मत कहो यार। तुम भी तो मत कहो हमारी परिभाषा को गलत। तो दोनों का समन्वय क्या है? अरे दूसरे प्रश्न में इसका समन्वय। तुम्हारे लघु सिद्धांत प्रवेशिका का तीसरा प्रश्न है पर्याय किसे कहते हैं? तो क्या है परिभाषा है बताओ? बोले गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो हो गया ना समन्वय। हमने गुणों के परिणमन को भी इसमें शामिल कर लिया गुण पर्यायवत् द्रव्यम में, और आपके गुण की परिभाषा और पर्याय की परिभाषा में ये शामिल है। गुण को पर्याय की परिभाषा में गुण शामिल है ना, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो गुण पर्यायवत् द्रव्यम तो आपकी परिभाषा में भी है, लेकिन उसमें गर्भित है, और यहां पर इन्होंने खोल करके बोल दिया कि गुण पर्यायवत् द्रव्यम। तो ऐसी जो है ये सारी परिभाषाएं परस्पर में संबद्ध है। अब देखो पर्याय की परिभाषा क्या है? तो पर्याय की परिभाषा आपने कहा गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और यहां पर जो पर्याय की परिभाषा है वो मालूम क्या है? पर्याय की परिभाषा, पर्याय की परिभाषा है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सा। ये द्रव्य की परिभाषा नहीं है, ये गुण की परिभाषा नहीं है, ये पर्याय की परिभाषा है। मैं आपको बताऊं, ये जो पर्याय की परिभाषा है ना, इसमें ही एक गाथा है, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये जो है ना, ये पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, 99 नंबर की गाथा है प्रवचन सारी, 99 नंबर की गाथा। वो कह रही है सदवट्ठिदम सहावेदव्वम। द्रव्य जो है वो अपने सत में स्थित है, इसलिए वो उसका स्वभाव है। सत में स्थित होना ये उसका स्वभाव है। क्या है भैया ये द्रव्य में सत में स्थित होना, ये स्वभाव है, ये सत में स्थित होना क्या है? दव्वस्य जो ही परिणामो, ये द्रव्य का परिणाम है। क्या परिणाम है? कि सत में स्थित रहना। वो परिणमन करेगा, और परिणमन करेगा और अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, वो अपने स्वभाव में निरंतर स्थिर रहेगा, स्थित रहेगा। तो यही तो परिणाम है। परिणाम में ही वो हम बता रहे हैं कि देखो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, देखो परिणमन कर रहा है लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा। तो बोले ये उत्पाद व्यय द्रव्य को परिणाम में घटित किया जाता है, परिणाम में इसको समझाया जाता है। अथेसु सो सहावो, ये परिणाम ही पदार्थों का स्वभाव है। और वो क्या है? बोले ठिदी संभव नाश संबद्ध। ठिदी माने द्रव्य, संभव माने उत्पाद, और नाश माने व्यय। उत्पाद व्यय द्रव्य से संबद्ध होना, ये परिणाम है। टीका में ये लिखा है कि स्वभावस्तु, स्वभाव क्या है द्रव्य का? तो कह रहे हैं द्रव्य उत्पाद उच्छेद ऐक्यात्मक परिणाम। उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप जो परिणाम है वो द्रव्य का स्वभाव है। माने आप पर्याय जो है वो ऐसे ही नहीं है। पर्याय को आपको ऐसा समझना पड़ेगा, उसको भी उत्पाद व्यय द्रव्य पर्याय में हो रहे हैं, और पर्याय इसमें बहुत अच्छा लिखा है। इनने मालूम क्या लिखा? उत्पाद व्यय द्रव्य परिणाम में होती हैं, परिणाम द्रव्य का स्वभाव है, और द्रव्य अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे इनने लिंक किया, लिंक क्या बोला, क्या लिंक किया बताओ? उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य का परिणाम है, द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणाम है, और परिणाम क्या है? ये द्रव्य का स्वभाव है, और स्वभाव को द्रव्य छोड़ता नहीं है। अपरिचत्त सहावेण, और स्वभाव को द्रव्य छोड़ता नहीं है, इसलिए परिणाम द्रव्य का स्वभाव, परिणाम ही स्वभाव है, परिणाम ही स्वभाव। मन ऐसी जो है बहुत जोरदार चर्चाएं हैं। तो ये सब इनका समन्वय करेंगे, कौन करेंगे मालूम?
द्रव्य के विभिन्न लक्षणों का उनका समन्वय करेंगे हमारे नाम राशि विद्वान दिल्ली के पंडित विद्वान राकेश जी दिल्ली। इसके बाद में तीसरा विषय है द्रव्य, है ना, द्रव्य का स्वरूप। तो 6 द्रव्यों का जो भेद प्रभेद के रूप में जो विस्तार है द्रव्यों का, उसकी चर्चा करने के लिए आएंगे एक विनय जी हैं मुंबई के, विनय मुंबई। मेरे को लगता है ये अभी उसमें आए थे ये विनय, ये उनके साथ में काम करते हैं वहां पर, वही है शायद। ये अपने विपिन ने कार्यक्रम किया था ना, हाँ, उसमें एक विनय भी आया था। अब चलो, नहीं और भी थे मुंबई के, और भी थे, एक उसका नाम तो राहुल है शायद, एक राहुल है, ये विनय जी मुंबई हैं। अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, चलिए। और ये जो है ना, ये हमारा सब काम उन लोगों ने संभाला ना इस बार, तो बहुत सारा जो है मेरे पूरी अथॉरिटी थी उन लोगों को, पूरी अथॉरिटी, मैं ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। चौथा जो है विषय बहुत प्यारा विषय है, वो एक दीपचंद जी शाह कासलीवाल हैं, उन्होंने एक सवैया टीका लिखी। उसमें क्या लिखा है मालूम? सवैया टीका ये कहती है कि भैया तुम काम धंधे वाले लोग हैं, है ना, इसलिए तुम लोगों ने तो जो है ना वो बस अपना लघु सिद्धांत प्रवेशिका से द्रव्यगुण पर्याय समझ ली, बस बात खत्म, और जिनागम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनागम में पढ़ते हैं तो इसका हमको विस्तार समझ में आता है। अब 1000 पेज की हमारी पीएचडी हो गई इसमें द्रव्यगुण पर्याय पे, तो जो है ना इसमें कितना विस्तार है ये आप सोच सकते हैं। लेकिन जो सवैया टीका है वो ये कहती है कि जो वस्तु का स्वरूप है वो द्रव्य गुण पर्याय पर ही समाप्त नहीं हो जाता। क्या मतलब? माने ये द्रव्य गुण पर्याय के अलावा भी इसका बहुत विस्तार है, इसका बहुत उन्होंने एक छंद लिखा है, छंद, स्वर्णलता को याद होगा, मेरे को तो कम याद है। गुण एक एक जाके परजय अनंत करे, परजय के द्रव्य नहीं है, परजय में नंत, देखो मैंने उसमें मालूम कितने द्रव्य गुण पर्याय 3 नहीं है, हाँ, परजय में नंत नृत्य नाना विस्तरीय। माने ये कह रहा हूं मैं कि उन्होंने क्या बोलता हूं, देखो, द्रव्य गुण पर्याय नृत्य कला भाव स्वभाव प्रभाव भाव स्वभाव प्रभाव, ऐसे इनने 12 उसको जो है ना 12 चीजों से समझाया वस्तु को अकेले जो है ना हम द्रव्यगुण पर्याय से समझते हैं, वो तो मध्यम शैली हमको अपनाना पड़ेगा, लेकिन द्रव्य में जो धर्म है वो धर्म जो है ना उसको अनंत प्रकार से समझाते हैं। दीपचंद जी शाह कासलीवाल ऐसे विद्वान हैं कि जिन्होंने ये जो चीजें है ना आगम में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है ना अपने ज्ञान से आगम के ही आधार पर, अब आगम में भावों की चर्चा है, आगम में स्वभावों की चर्चा है, आगम में जो है ना अपेक्षाओं की चर्चा है, अपेक्षाओं की, ये अपेक्षाओं से मालूम क्या बने, अपेक्षाओं से क्या बना है, ये जो नृत्य है ना, नृत्य और ये जो कलाएं हैं, ये नृत्य और कलाएं अपेक्षाओं से बने, अपेक्षाओं से माने एक पर्याय उसको उस पर्याय, जैसे मैं मेरी अभी एक समय में एक पर्याय है ना, द्रव्य की एक पर्याय है, लेकिन इसमें जो है आप इसको अनंत एंगल से मेरी पर्याय को देख सकते हो। यहाँ सामने से देखो, बाजू से देखो, यहाँ से देखो, पीछे से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, पास से देखो, थोड़ा दूर से देखो, 1 फुट से देखो, 2 फुट से देखो, 4 फुट से देखो, आप इसके पिक्चर खींचो, आपको इतनी पर्याय मिलेंगी, एक पर्याय के अंदर इतनी पर्याय। बोले साहब ये क्या है? बोले ये उनकी एक पर्याय है। बोले ये क्या है? ये भी उनकी एक पर्याय है। तो ये कब खींची थी और ये कब खींची थी? बोले दोनों का एक समय। जो तुमने सामने से व्यू लिया है वो उसी समय पीछे से जो व्यू लिया है उसमें पीठ दिख रही है,
यहाँ से व्यू दिख रहा है तो इसमें लेफ्ट का एंगल आ रहा है, यहाँ से राइट का एंगल आ रहा है। तो ऐसा एक समय में एक पर्याय के इतने नृत्य हो सकते हैं, इतनी कलाएं हो सकती हैं। उस नृत्य में भी कलाएं, नृत्य में कला कैसे होती है? कला किसे कह रहे हैं? वो कि हमने, जैसे आपने एक पिक्चर लिया हमारा, तो ये तो हमारा एक नृत्य हुआ, समझ। अब कला क्या है? तो कला ये है कि इसी समय में हमारा ये हाथ कैसे काम कर रहा, ये वाला हाथ कैसे काम कर रहा, और ये हाथ इतना ऊंचा है, ये हाथ इतना नीचे है। वो जो है ना, तुम थोड़ा सा गड़बड़ करो ना, वो नृत्य सिखाने वाला आता है, और तुम ऐसे की जगह पर ऐसे करो, क्या कर रहा है? एक तमाचा मारेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस एंगल से बोल रहे हैं ना, जैसा सबका ऐसा आएगा और तेरा यूं आएगा। हटाओ इसको, ये काम का नहीं है। तो ये जो नृत्य है, कलाएं हैं, अरे वाह, बिल्कुल सब बोल सकते हो। उनने 12 बताएंगे ना, अब अपने रास्ता खोल दिया, अपन 25 बना सकते हैं। अरे 47 शक्तियां बनाए बताई क्या नहीं? इसमें एक शक्ति बहुत जोड़ रहा हूं मैं, द्रव्य गुण पर्याय में एक शक्ति को जोड़ो, एक धर्म को जोड़ो, स्वभाव को जोड़ो। द्रव्य गुण पर्याय में स्वभाव को जोड़ो, जोड़ा है उनने, भाव को जोड़ा, स्वभाव को जोड़ा, प्रभाव। तो ये जो है ना, ये एक उनका 5 पेज का लेख है, दीपचंद जी शाह कासलीवाल का। उसका नाम है सवैया टीका। सवैया नाम का छंद है ये वाला जो हम गाते हैं, 8 लाइन का। और उसकी टीका उन्होंने खुद लिखी है, उनने खुद टीका लिखी। तो जब वो टीका लिखी है, तो उस टीका पर आधार पर जो है व्याख्यान करने वाले हैं। बोलो कौन करने वाला है? हमारे विद्वान संयम जी शास्त्री। अभी उसने हमारे साथ में जो है ना, इस सवैया टीका पर बहुत काम किया था, 2-4 दिन तक लगातार काम किया। ये सवैया टीका पर हस्तलिखित बहुत सारी प्रतियां मिलाई थी। उसके साथ उससे जो है, हम पहले मुख्य प्रकाशक जो छप के आया ना मंगलायतन का, उसमें उसको प्रकाशित करना चाहते थे। 5 पेज की थी कुल, लेकिन वो फिर नहीं हो पाया। लेकिन वो हमने तैयार करी सब जगह से, हस्तलिखित ग्रंथों से। इसका अनुवाद किया था कल्पना बेन ने। फिर वो कल्पना बेन के अनुवाद को फिर हमने उसको भी मिलान किया हस्तलिखित से और सब प्रतियों से। फिर उसको बना करके उसको बहुत संवारा, और बहुत सुंदर वो जो है 5 पेज का है। तो संयम ने साथ में काम किया था, तो उसने यही विषय चुना। तो ये जो है, ये विषय आया उसमें। चलिए, इसके बाद में जो है समय ठीक है, अभी 5-10 मिनट है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो है ना, अब दूसरे दिन पे चलते हैं। दूसरे दिन का जो पहला सत्र होगा सुबह का, उसमें कौन सा विषय है बताओ? रात को कौन सा विषय हुआ? द्रव्य का स्वरूप। अब सुबह कौन सा विषय आएगा? नहीं आएगा। सुनो सुनो सुनो, हमारे मुमुक्षु समाज में और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभाव से जो द्रव्य का स्वरूप है ना, वो द्रव्य का स्वरूप 2 प्रकार से वर्णित होता है, 2 प्रकार से उसको कहा जाता है। 2 प्रकार से कैसे कहा जाता है? बोले, एक तो है प्रमाण का विषयभूत द्रव्य, और दूसरा दृष्टि का विषयभूत द्रव्य। ये जो समय सार बताता है ना, समय सार 9 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति है, वो दृष्टि का विषयभूत समय द्रव्य है। तो वो जो दृष्टि का विषयभूत द्रव्य है, जिसको अपन ऐसा कहेंगे ना, पज्जय मूढ़ाई पर समय, और द्रव्य में जिनका चित्त है वो स्व समय है। जो द्रव्य को जानते हैं, जो द्रव्य में को समझते हैं, वो तो स्व समय है, और जो पर्यायों में मूढ़ है वो पर समय है। तो ऐसा जो ये वस्तु का स्वरूप जो आएगा, इस पर हमने पूरा एक सत्र रखा, दृष्टि के विषयभूत द्रव्य पर। द्रव्य का जो है ना, द्रव्य का जो अनेकांत स्वरूप से विस्तार होता है, सत असत से, तत अतत से, नित्य अनित्य से, तो अनेकांत से जो उसका विस्तार होता है, वो तो आता है प्रमाण के अंतर्गत। और जो आप कह रहे हो, ये दृष्टि के विषयभूत द्रव्य का जो स्वरूप है, ये आता है नयों के विषय से, नयों के माध्यम से आता है। तो इसमें भी हमने 4 विषय रखे हैं। एक तो समय सार के प्रथम मंगलाचरण कलश और प्रथम गाथा में दृष्टि के विषय की चर्चा है। समय सार के पहले कलश में, नमः समय साराय में, और गाथा में भी।
तो उसकी चर्चा करेंगे। मालूम कौन? इसकी चर्चा करने के लिए आ रहे हैं पंडित शैलेश भाई तलौर, वक्ता हैं। इसके जो हमारे वो है ना अध्यक्ष हैं नीलेश भाई, लेकिन अभी पता चला है, अभी कल परसों ही, कि इनको हार्ट का आया था, तकलीफ हुई थी, तो हॉस्पिटलाइज है। तो अब पता नहीं अपने में कब तक आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो फिर वो नीलेश भाई है, एक बहुत अच्छे विद्वान है नीलेश भाई, माने शास्त्री नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे अभ्यास से तैयार हुआ। और इसके विशेषज्ञ होंगे दृष्टि के विषय के पंडित अभय कुमार जी देवलाली और वक्ता है शैलेश भाई। इसी प्रकार से दूसरे वक्ता जो हैं, बोलो दूसरी वक्ता कौन है? प्रतीति प्रतीति की सास को ढूंढ रहा था मैं, अब तुम भी तो हो सास। चल अच्छा राम टेक है। तो प्रतीति जो है, इसमें एक विषय उसने भी लिया है, और तीसरा विषय लिया है चर्चित जैन। कौन चर्चित? अपना विद्या निकेतन का विद्यार्थी, 2-3-4 महीने वाला डॉक्टर साहब आए थे ना, वो उसको ले गए उठा करके। अपने यहाँ पर वो 11वीं में भर्ती हुआ था, दादा पर्यूषण में आए थे, फिर बोले दादा तू क्या यहाँ कर रहा है, चल, ले गए वे। और इसी विषय पर चौथा वक्ता कौन है बताओ? पंडित विपिन जी जयपुर, नागपुर, सॉरी नागपुर हमारे विपिन जी जो है इसके चौथे वक्ता है। मैंने 2 विद्वान तो हमारे नागपुर के हो गए, और एक नागपुर का विद्यार्थी हो गया, और एक शैलेश भाई। मैंने ये विषय पर, दृष्टि के विषय पर चर्चा करने के लिए ये इतने विद्वान आएंगे। अब इसके बाद दोपहर का जो सत्र है वो है गुण का सत्र। गुण की चर्चा दोपहर में आएगी। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मानमल जी कोटा, एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, अपने बाबूजी के समय तैयार हुए। अभी तो वो वहां पर मंदिर में व्याख्यान प्रवचन चलता है उनका। अभी आपके जो है व्हाट्सएप पर उनका प्रवचन सार का लगातार वो आ रहा है, उनके वो बिंदु देते हैं प्रवचन सार की, एक एक गाथा के बिंदु, और वो लगातार दे रहे हैं। बहुत अच्छे विद्वान हैं, लाड़ समाज के, अपने कारंजा वालों से विशेष जुड़े हैं तो ये जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। विशेषज्ञ हैं अपने पंडित देवेंद्र जी बिजोलिया, ये भी लाड़ समाज से हैं। मालूम? देवेंद्र जी नहीं है, नहीं है, नहीं तो लोहाड़िया के गांव में रहते हैं तो सारे खंडेल वाले हैं क्या वहां देवेंद्र जी मेरे को मालूम है, देवेंद्र जी भी बघेरवाल समाज से, और ये मानमल जी भी वही हो गए। मैंने इस सत्र पे बघेरवालों का कब्जा है चलिए, इसमें जो है गुण की व्युत्पत्ति, जैसे द्रव्य की व्युत्पत्ति निकाली ना, ऐसी गुण की व्युत्पत्ति और गुण के पर्यायवाची। मैंने कल आपको बताए थे गुण के पर्यायवाची, कितने 20-25 पर्यायवाची बताए थे। तो ये जो पर्यायवाचियों की चर्चा करेंगे, एक अपने विद्वान है दमोह में, क्या नाम है, पदम जी अभाना, वो नहीं, उनका बेटा आप्त अनुशील उसका नाम है, आप्त अनुशील, एक आप्त मीमांसा ग्रंथ है ना, तो उसमें आप्त का अनुशीलन किया गया है, तो इन्होंने अपने बेटे का ही नाम रख दिया आप्त अनुशील। और दूसरा विषय है गुण का स्वरूप और उसका लक्षण। इसको प्रस्तुत करेंगे विद्वान हैं पंडित संभव जी दिल्ली। आपने नाम सुना होगा, एक वो शाहदरा के विद्वान है ना, शाहदरा के एक विद्वान हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, अपने पवन जी के बहनोई कांति प्रसाद जी दिल्ली शाहदरा के, उनका ये नाती है संभव, और बहुत अच्छा विद्वान। इसके बहुत सारे YouTube पर आपको बहुत कुछ इसने वो डाले हैं अपने, तो वो भी इसके हैं। तो ये अच्छा विद्वान है, इनको दिया है ये गुण का स्वरूप और लक्षण। गुणों के भेद प्रभेद दिए हैं पंडित अंकुर जी भोपाल, और गुणों को जानने से लाभ दिया है एक विक्रांत जी हैं सोलापुर के, उनको ये दिया है। रात्रि में बताओ कौन से विषय पर चर्चा हो?
गुण की चर्चा होगी दोपहर में, अब रात्रि को बताओ। वाह, द्रव्य, अब इसमें भी प्रमाण का विषयभूत गुण और दृष्टि का विषयभूत गुण, वाह है। 47 शक्तियों पर इस पर चर्चा है। मैंने गुणों को अलग रखा है और 47 शक्तियों पे बहुत माल है ना, बहुत विषय है, इसलिए उसको आधार बना करके एक अलग सत्र रखा है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित रजनी भाई हिम्मतनगर, और इसके विशेषज्ञ हैं अपने डॉक्टर अनेकांत जी दिल्ली। शायद इसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन मेरे पास में ये जो अभी पुरानी है लिस्ट, इसके आधार पर तो उनका है, क्योंकि इनका सुन रहे थे कि अनेकांत जी को कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, इसके बाद में इसमें जो है ना शक्ति की उत्पत्ति और उसके स्वरूप का विवेचन करेंगे डॉक्टर दीपक जी जयपुर। अब शक्तियों में जीवत्व, चिति, ज्ञान, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश और परिणम्य परिणामकत्व, इन शक्तियों में क्या अंतर है, इस अंतर को बताने के लिए आएंगे पंडित शुभम जी भोपाल, जो अभी भोपाल के अपने संयम के बाद में जो प्राचार्य है ना, वो शुभम है, कन्याधाना के हैं ये, और अपने सिद्धायतन द्रोणगिरी के भी प्राचार्य रहे हैं, और हम इनके मम्मी पापा हमारे मंगलायतन में रहते, मंगलायतन के मैनेजर हैं, क्या नाम उसका, अशोक जी, तो उनके ये सुपुत्र हैं। उसका एक छोटा भाई बीच में अपने यहाँ भी आया था, वो भी उसने बांसवाड़ा से, उसने भी शास्त्री किया है, नहीं उसने डीपीएस से वो मंगलार्थी है, डीपीएस से पढ़ा वो, और अब सीए हो गया ये उनका, इसका छोटा भाई। तो ये शुभम जी जो हैं, ये शक्तियां मालूम काय की हैं? ये शक्तियां सब ज्ञानात्मक है, इसमें ज्ञान का प्रभाव आपको दिखाई देगा, लेकिन ज्ञान का प्रभाव होकर के भी ज्ञान शक्ति अलग है, और चिति शक्ति अलग है, और दृषि शक्ति अलग है। दृषि तो लिया ही नहीं है। सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश, एक परिणम्य परिणामकत्व, इन सब में ज्ञान के प्रभाव है। तो वो ज्ञान के प्रभाव कैसे कैसे अलग अलग हैं, इनको बताएंगे। फिर 47 शक्तियों का द्रव्य गुण पर्यायमय स्वरूप, 47 शक्तियों में द्रव्य रूप शक्ति कौन सी है, गुण की गुण कौन सी है, वो भी है, मतलब किसी में द्रव्य की मुख्यता है, किसमें गुण की मुख्यता है, किसमें पर्याय की मुख्यता है। तो इसको बताने के लिए आएंगे पंडित मंथन गाला। एक मंथन गाला बहुत अच्छा विद्वान तैयार हुआ, संस्कृत की उसकी क्लासेस चलती है भाई साहब यूट्यूब पे, संस्कृत की उसकी क्लासेस हैं, बाकायदा फीस है, 100, 200, 250, 500 जो भी होंगी मेरे को नहीं, मतलब वो जो है उसकी क्लासेस ऐसी चल रही, तो बच्चों के स्तर पर, बड़ों के स्तर पर अच्छा विद्वान तैयार, संस्कृत का बहुत, और अध्यात्म का और गुजराती बैकग्राउंड है, तो गुरुदेव का भी उसको बहुत अच्छा गहरा है, मंथन गाला। और एक आखिरी विषय है 47 शक्तियों को जोड़ियों में विभाजित करो। दो शक्तियों की जोड़ियां कितनी है, 3 की जोड़ियां कितनी है, 4 की जोड़ियां, 5 की जोड़ियां, 6 की जोड़ियां, 7 की जोड़ियां, 7 तक की जोड़ियां हैं। अपन ने पहले सब ये विभाजन करके आपको पहले बताया भी है। तो ये 47 शक्तियों के जो जोड़ियां हैं, इसकी चर्चा करेंगे पंडित सुनील जी राजपूत, जैनापुर। इनका मालूम है इतिहास क्या है? ये इतना अच्छा गला है इसका, हमारे अभय जी के मार्गदर्शन में वो तैयार हुआ, मतलब जयपुर में था वो, तो वो विधान वगैरह बहुत अच्छे उसके गा करके इसके सारे विधानों की रिकॉर्डिंग्स आई, कि विधान, अपना भी विधान शायद इसका चलेगा या और किसी का चलेगा। तो ये जो है वो सुनील जी हैं, और इनका विशेष बात बता रहा हूं कि ये जन्म से जैन नहीं, लेकिन इसको जो है अपने बेलोकर जी, धन्य कुमार जी बेलोकर के भाई कोई हैं, उनने अपनी नातन को इससे ब्याह किया है, मतलब उन्होंने स्वीकार किया, भले ही वो जैन नहीं है जन्म से, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, उसको दिया, और इतने बढ़िया ढंग से आज जो है मालूम, राजकोट में जो गद्दी लालचंद भाई की थी, उस गद्दी पर व्याख्यान करता है। लालचंद भाई की जो गद्दी थी ना, वहां पर वो उस गद्दी पर
वो व्याख्यान करता है, वहीं रहता है, वहीं मंदिर में ही पीछे धर्म जो बना है वहां रहता है, बहुत अच्छा विद्वान है। इस प्रकार से मैंने ये 6 और 7 तारीख की सत्रों का आपको परिचय दिया है। अपना समय हो गया, तो इसके बाद के जो विषय हैं, देखना विषय के साथ में थोड़ी सी हम उसकी चर्चा भी कर ले रहे हैं। तो मैं ये इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो हमारे विद्वान साथी है ना, जो और विद्यार्थी लेवल पे हैं, उन लोग पूछते भी हैं कि भाई इसमें क्या बोलना है, क्या विषय है, तो वो उसके आधार के लिए भी ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 2 दिनों के सत्रों की चर्चा हो गई। अब 8 तारीख और 9 तारीख के सत्रों की चर्चा अपन बताएंगे कल। और जो आखिरी का सत्र है वो उसमें विषय भी है लेकिन समापन भी है, तो उस सत्र की चर्चा भी अपन साथ में कल कर लेंगे। चलो, अपने पास में समय भी अब बचा नहीं। आज 3 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई ना। क्या है 3 तारीख? 3 तारीख का इतिहास बताओ। तो जो है अब 4 और 5 2 ही दिन बचे हैं। 6 तारीख से अपना गोष्ठी चालू हो जाएगी। चलिए।